आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, चंद्रपुर नगरी के अंदर राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन को दो पुत्र थे, एक चंद्रभान और सूर्यभान। सूर्यभान बलिष्ठ था और क्रोधी स्वभाव का भी, और इसके बिल्कुल विपरीत चंद्रभान का स्वभाव था। मतलब नामानुरूप सूर्य जैसे तेजस्वी, ओजस्वी, तपनशील और चंद्रमा शीतलता को धारण करने वाला सौम्य, दोनों की प्रकृति भी नामानुरूपी थी। दोनों ने साथ में शिक्षा दीक्षा ली थी, गुरुकुल में साथ में पढ़े थे, समस्त शस्त्र और शास्त्र विद्याओं के अंदर पारंगत बने थे। पर दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। सूर्यभान अत्यंत क्रूर स्वभाव का था। उसका मानना था कि जनता को डरा के रखो, जनता के अंदर यदि अपना आधिपत्य स्थापित करके रखना है तो उनको अपनी तरफ देखते ही एक भय की मन में भावना जागृत हो जानी चाहिए, कांपने चाहिए। उसकी आंखों के अंदर गुस्से के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। आंखें हमेशा लाल रहती थी। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, किसी निर्दोष को भी संत्रस्त करते हुए उसे कोई मलाल नहीं होता था। पिता चंद्रसेन को बड़ी चिंता थी कि मेरे बाद में राज्य की धुरा का वहन कौन करेगा। वे चंद्रसेन राजा अपनी प्रजा को हथेली के छाले की तरह पालने वालों में से थे। पर उनका बड़ा पुत्र सूर्यभान इस तरह से निकलेगा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर सूर्यभान बड़ा था और चंद्रभान छोटा। राज्य का उत्तराधिकारी परंपरानुसार यदि सोचा जाए तो सूर्यभान ही बनेगा। पर राजा अपने जीते जी ये सब नहीं होने देंगे, उन्होंने दृढ़ निश्चय करके रखा था। वे कई बार सूर्यभान को समझाते, पर सूर्यभान कदापि अपने पिताश्री के वचनों का अनुसरण नहीं कर पाता था। वो उपेक्षा करता था। खैर, एक दिन इसी चिंता के अंदर ग्रसित होकर महाराज चंद्रसेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें रातों रात नींद नहीं आया करती थी। वैद्य को बुलाया गया, चिकित्सकों को बुलाया गया और उनका इलाज शुरू कर दिया गया। पर चंद्रसेन जानते थे कि अब मेरा अंतिम समय मुझे दिखाई दे रहा है। बोलने की भी उनकी स्थिति नहीं थी। वे सोचने लगे, यदि मैं सचमुच में अब चला गया तो चंद्रभान का क्या होगा। ये तो राज्य हथिया लेगा और बड़ा होने से उसका अधिकार भी है। पर कहीं यह सूर्यभान सत्ता के मद में आकर चंद्रभान की कोई हानि कर देगा तो मैं शांति से मर भी नहीं पाऊंगा। चंद्रभान और सूर्यभान दोनों ही अपने पिताजी के पास बैठे थे। पिताजी दोनों को कातर दृष्टि से एकटक निहार रहे थे। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था और महाराज चंद्रसेन ने
हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। पूरे राज्य भवन के अंदर कोहराम मच गया। राजा के अकस्मात इस तरह से चले जाने से सभी रोए जा रहे थे, पर अंदर ही अंदर किसी को खुशी हो रही थी, तो वो था सूर्यभान। उसने सोच लिया कि बस भोर होते ही इस राज गद्दी के ऊपर अब मेरा आधिपत्य स्थापित मैं कर दूंगा। और उसने रात को ही सेनापति को बुलाकर आदेश दे दिया कि कल राज सिंहासन सुना नहीं रहेगा, उस राजगद्दी के ऊपर मैं बैठने वाला हूं। सभी जानते थे, पर सूर्यभान के सामने बोलने की किसी की ताकत नहीं थी। इधर चंद्रभान सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो जानता था अपने बड़े भाई को, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। और उसने मन ही मन निर्णय किया कि मैं अब चंद्रपुर नगरी को छोड़ दूंगा, पर मैं कहां जाऊं। अचानक उसे अपने 3 मित्रों की याद आ गई। पहला मित्र किसान का लड़का था, नाम था उसका माधव। दूसरा मित्र व्यापारी का लड़का था, नाम था उसका चाणक्य, लोग उसे चाणक्य कहते थे। तीसरा मित्र था ब्राह्मण का पुत्र, नाम था उसका केशव। इसने सोचा इन तीनों को बुलाता हूं, पर जैसे ही महाराज चंद्रसेन की बात पूरे शहर में पहुंची, नगर में पहुंची, तो ये तीनों मित्र तो भागे भागे खुद ही आ गए। एक तरफ ले जाकर चंद्रभान ने कहा कि अब मैं इस नगरी के अंदर नहीं रह पाऊंगा। तीनों मित्रों ने बहुत समझाया कि तुम इस तरह का विचार मत करो, तुम्हें राज्य सिंहासन नहीं छोड़ना चाहिए, तुम योग्य हो। पर उसने कहा नहीं, झगड़ा करके द्वंद्व करके मैं ये सब नहीं कर सकता। अच्छा है कि मैं यहां से कहीं अन्यत्र चला जाऊं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। अचानक अपने सखा के मुंह से इस तरह की वार्ता सुनकर तीनों चौंक गए। माधव, चाणक्य और केशव एक दूसरे की तरफ देखते रह गए, क्योंकि उन्होंने घर पे कुछ कहा भी नहीं था, पर वे चंद्रभान को दिलो जान से चाहते थे। आखिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि जहां तुम वहां हम। और ब्रह्म मुहूर्त में ही दाह संस्कार की भी इसने प्रतीक्षा नहीं की चंद्रभान ने, क्योंकि जानता था सूर्यभान सत्ता का लोलुपी है, और उसने सेनापति से भी कह दिया है यदि मेरे लिए उसके मन में थोड़ा सा भी विचार आए कि मैं इसके रास्ते का रोड़ा बन सकता हूं, तो मुझे भी अपने रास्ते से हटाने के लिए ये तनिक विचार तक नहीं करेगा कि मैं इसका भाई हूं। चंद्रभान को अपनी जान के भी बारे में सोचना अवश्यंभावी हो गया था, क्योंकि सूर्यभान की नीतियां, सूर्यभान की आदतें चंद्रभान क्या पूरी प्रजा भली भांति से जानती थी। तीनों दोस्त भी जानते थे, पर चंद्रभान के भी धमनियों के अंदर राजकीय खून प्रवाहित हो रहा था। इसीलिए इन तीनों मित्रों ने उसे सलाह दी थी कि तुम चंद्रपुरी नगरी को मत छोड़ो, पर चंद्रभान नहीं माना। आखिर ब्रह्म मुहूर्त में ये चारों मित्र निकल पड़े अपनी राजधानी से। चुपचाप निकले, किसी को कानों कान खबर नहीं, किसी के पास भी, इन चारों के पास कुछ खाने पीने के लिए या भविष्य के लिए निर्वाहन करने के लिए कोई धन संपत्ति थी। राजकुमार चंद्रभान भी जो कपड़े उसने पहने हुए थे, उसी कपड़े के, उसी परिधान को धारण किए हुए अपने तीनों दोस्तों के साथ निकल गया। ना तो उनके पास कोई अश्व था,
न और कोई साधन, पैदल ही निकल पड़े। भोर होते होते वे एक जंगल के रास्ते से विशाल नगरी के दिशा के अंदर चल पड़े थे। अब होता क्या है, बुरी तरह से थक गए। जो माधव था, किसान का पुत्र, वो अत्यंत मेहनती था, मेहनत को ही अपना कर्म समझता था। व्यापारी का जो पुत्र था, चाणक्य, जिसे कि चाणक्य कहते थे प्यार से, वो बुद्धि का निधान था। जैसे चाणक्य विचक्षण बुद्धि का धनी, बस ये व्यापारी का बेटा चाणक्य भी प्रत्युत्पन्नमति और कुशाग्र बुद्धि का निधान था। तीसरा मित्र जो था वो ब्राह्मण पुत्र केशव, वो भाग्य को मानता था और लोगों के भाग्य को भी देखता था। और चौथा था राजकुमार। राजकुमार सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। वो जानता था जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी उसका विश्वास डगमगाया नहीं। धैर्यवान था, विश्वासु था और न्याय नीतिमत्ता से चलने वाला था। चारों की चारों मित्र चलते चलते दूसरे दिन की संध्या का समय हो गया। विशालगढ़ के अंदर पहुंच चुके थे, उस नगरी के अंदर, उस सीमा के अंदर। भूख से बड़े व्याकुल हो रहे थे। निरंतर 24 घंटे के करीब वो चले होंगे। सूर्यास्त होने ही वाला था। एक गांव के अंदर पहुंचते हैं। वहां पे एक छोटी सी सराय थी। सराय के मालिक को उन्होंने कहा कि भाई आज के दिन क्या हम यहां पर विश्राम कर सकते हैं? क्या तुम हमें आश्रय दोगे? सराय के मालिक ने कहा कि भाई तुम 4 दिखाई दे रहे हो, तो एक ही कमरे के अंदर क्या तुम चारों सो जाओगे? उसने कहा हम चारों मित्र हैं और हम साथ में ही रहना चाहेंगे, पर एक कमरे का किराया भी तुम्हें तो पहले मेरे को चुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें रहने के लिए बोल सकता हूं। अब माधव ने कहा कि भाई हम परदेसी हैं, पर तुम चिंता मत करो, कल सवेरे हम कुछ ना कुछ काम करके आएंगे और भोजन के उपरांत तुम्हें तुम्हारा आज का भी और कल का भी किराया दे देंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। राजकुमार की पोशाक तो राजकीय थी और ये तीनों भी अच्छी पोशाक धारण किए हुए थे, इसलिए सराय वाले ने कहा कि ठीक है। अब रात को काफी देर तक विचार विनिमय करते हुए सोने की तैयारी में माधव ने कहा कि देखो अब हमारे पास तो कोई पूंजी भी नहीं है, हम घर से कुछ लेकर भी नहीं निकले, पर मैं मेहनत में विश्वास रखता हूं। कल अपनी मेहनत से कमाई करके मैं लाऊंगा और हम चारों भोजन करेंगे। दूसरे दिन व्यापारी के बेटे ने कहा मैं अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ व्यापार करूंगा, पास में पैसा नहीं है तो भी, और भोजन दूसरे दिन का मैं करवाऊंगा, इस सराय का भी किराया मैं ही दूंगा। केशव ने कहा कि मैं अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखने वाला हूं, मैं अपनी जन्म कुंडली वगैरह ललाट की रेखाएं देखकर या भाग्य को बताकर किसी का मैं धनोपार्जन करूंगा और हम सबका पेट मैं तीसरे दिन भर दूंगा। अब बारी थी चंद्रभान की। चंद्रभान कुछ बोला नहीं। हंसते हुए माधव ने कहा कि चंद्रभान, राजकुमार तुम भी तो कुछ बोलो। राजकुमार चंद्रभान ने कहा कि अब मैं राजकुमार नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण मनुष्य हूं, पर मुझे विश्वास है उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर कि उसने
चिड़ी को भी चूगे का प्रबंध किया है। हम तो मनुष्य हैं, हमारे लिए भी वो कोई ना कोई रास्ता उसने सोच के ही रखा होगा। करता धरता सब कुछ वो है। इतना कह के चंद्रभान चुप हो गया। चारों मित्र सो गए। दूसरे दिन तीनों मित्र सराय के बाहर चौक में बैठकर गप्पे मार रहे थे। माधव निकल पड़ता है और कहता है कि आज मेरा दिन है, मेरा इंतजार करना। और माधव जिस जंगल की तरफ से वे आ रहे थे उसने देख लिया था काफी लकड़ियां सूखी है। किसान का बेटा, मेहनत करने वाला बेटा, पर सोचा कि अब मैं किसी के खेत में जाके क्या काम करूंगा। आज तो मैं इन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर, जो कि कटी कटाई लकड़ियां मुझे मिल रही है, इतनी सारी सूखी लकड़ियां, मुझे हरे पेड़ों को काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी मेरे पास कहां कुल्हाड़ी है। पर सोचा टेढ़ी मेढ़ी इन सूखी लकड़ियों को कौन लेगा। फिर भी सोचा कि नहीं, मैं सूखी लकड़ियों को ही गट्ठर बांध के लेके जाऊंगा और बाजार में बेच दूंगा। जंगल में आया, काफी लकड़ियों का उसने एकत्रीकरण किया, इकट्ठा किया। इतने में एक लकड़हारा भी उसे दिखा। उसने कहा, भाई तुम्हारी ये कुल्हाड़ी कुछ समय के लिए मुझे दो। उसने कहा, हाँ मैं वैसे भी थक गया हूं, पर तुम ये सूखी लकड़ियां क्यों तोड़ रहे हो, गीली लकड़ी क्यों नहीं तोड़ते। मैं गीली लकड़ी नहीं तोड़ना चाहता, उसमें भी प्राण होते हैं। फिर भी यहां के लोग आजू बाजू, यदि गट्ठर में मैंने गीली लकड़ियों को बांध दिया और गीली लकड़ी की छाल से मैंने रस्सी बना ली, तो गट्ठर बांधने में मुझे अत्यंत सुविधा हो जाएगी। यही सोचकर उसने छाल निकाली और लकड़ियों का गट्ठर बांधा और चल पड़ा। उसी गांव में जिस सराय में रुके हुए थे ये आया और इसकी अच्छी कीमत के अंदर वो लकड़ियों का बड़ा गट्ठर खरीदा गया। उन्हीं पैसों से एक रजत मुद्रा उसने अपने यहां पे अंगूठी में छिपा ली और दूसरी रजत मुद्रा से उसने खाने पीने की सामग्री एकत्रित कर ली। सराय में पहुंचता है। 2 दिन के पश्चात चारों मित्र भरपेट खाना खाते हैं। सराय के मालिक को भी एक रजत मुद्रा दे देता है। सराय का मालिक कहने लगा कि अब तो तुम यहां पर 1 महीने तक निवास कर सकते हो। दूसरे दिन बारी थी व्यापारी के बेटे की, अर्थात चाणक्य की। अत्यंत विचक्षण बुद्धि का धनी, विशालगढ़ के जिस सराय में वो रुके हुए थे उससे करीब 2 घड़ी तक चलने से एक सुविशाल समुद्र आ जाता था, बीच था। ये सोचने लगा कि आज मेरी बुद्धि की परीक्षा है। समुद्र किनारे पहुंच जाता है। एक व्यापारी विशालगढ़ के उसी बीच के ऊपर अपने जहाज के लंगर डाले हुए खड़ा था। उसी समय आया ही था, कुछ समय पहले। जब इससे मिलता है, पूछता है कि भाई ये कौन सी नगरी है। इसने कहा ये विशालगढ़ है। तुम कौन? कहने लगा कि मैं व्यापारी हूं और समुद्री यात्रा से ही मैं अपना व्यापार करता हूं। यहां पे जो चीज रहती है वो मैं खरीदता हूं और अपना माल उन्हें बेच देता हूं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। उस व्यापारी के जहाज के अंदर लवंग थे, लवंग की पेटियां भरी हुई थी। उसने कहा सारी लवंग कितने में दोगे? उसने कहा 100 स्वर्ण मुद्राओं में। ठीक है, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये सारी लवंग तुम मुझे दो। व्यापारी बड़ा खुश हो गया। बिना मेहनत के, बिना शहर में गए ही आज मेरा तो व्यापार हो गया।
उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इन सेठ जी के साथ जाओ और इनके गोदाम तक ये माल पहुंचा दो। अब चाणक्य सोचने लगा मेरा तो कोई गोदाम नहीं है, फिर भी उसने अपने चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का हाव भाव नहीं आने दिया और कहने लगा कि व्यापारी जी, इन्हीं आपके अनुचरों के साथ में मैं आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं भिजवा देता हूं, क्योंकि यहां पर तो मैं पैसे लेके नहीं आया हूं ना। व्यापारी ने कहा ठीक है, ये सब माल आप लेके जाओ। अब चाणक्य मंडी के अंदर पहुंच जाता है और मंडी के अंदर अपनी वे सारी लौंग के पोतों को खोल देता है। व्यापारी लोग आते हैं वहां के, लवंग वहां पर बहुत महंगी मिलती थी। एक बड़ा व्यापारी मिल गया चाणक्य को, उसने कहा कि भाई कैसे दिए? कि सारी लौंग आप एक साथ लेना चाहोगे तो मैं आपको 500 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा, और आप थोड़ी थोड़ी लोगे तो कीमत ज्यादा होगी। ये सब की सब एक साथ ले लोगे तो मेरा भी फायदा हो जाएगा। इसने कहा कि ये तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की लौंग है, मुझे तो सिर्फ 500 में ही मिल रहे। उसने कुछ भी सोचा नहीं और 500 स्वर्ण मुद्राएं चाणक्य को दे दी। चाणक्य 100 स्वर्ण मुद्राएं जो व्यापारी के अनुचर आए थे उनको थमाता है वो थैली और कहा कि तुम जा सकते हो। ये सब कुछ सौदा इसने अलग से ही कर लिया था। इनको किसी को खबर भी नहीं पहुंची कि 100 स्वर्ण मुद्राओं में इन्होंने ली थी और इन्होंने तो 500 में बेच दी। यहाँ पे लोन की कितनी ज्यादा कीमत है उन्हें कुछ लेना देना नहीं था, कुछ पता भी नहीं चलने दिया। और ये सोचने लगे कि वाह, हमारे व्यापारी का तो आज फटाफट काम हो गया। वे सारे अनुचर चले गए। इधर ये 500 स्वर्ण मुद्राएं में से 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें देकर 400 स्वर्ण मुद्राएं लेकर सराय में पहुंचता है। जाते जाते खाने पीने का मिष्टान्न वगैरह पंच पकवान जो राजकुमार हमेशा राजमहल में खाया करता था वो सब कुछ लेकर गया। अब इतना स्वादिष्ट भोजन चाणक्य की तरफ से क्या दावत मिली थी उन्हें। चाणक्य ने अपनी सब कुछ राम कहानी कहते हुए कहा कि माधव, देखा तुमने मेहनत, मैं नहीं ये कहता हूं कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, पर बुद्धि तो बुद्धि है। बिना मेहनत किए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाया और मैंने देखो कितना बड़ा व्यापार कर लिया बिना पैसे के। इसको कहते हैं बुद्धि। पर सभी जगह अपने अपने मेहनत का भी अपना अस्तित्व है, महत्व है, बुद्धि का भी अपना महत्व है। अब तीसरे दिन बारी थी केशव की। केशव भाग्य को बताने वालों में से एक था। केशव ने कहा कि ठीक है, आज चाणक्य के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना अपना काम ना करें। आज मेरी बारी है। वचनानुसार मैं भी जाता हूं और देखता हूं अपने भाग्य के बदौलत, भाग्य का करिश्मा करके मैं कुछ लाता हूं या नहीं, और उससे तुम्हारा उदर पोषण करता हूं या नहीं। केशव निकल गया। एक बहुत बड़ी अट्टालिका के सामने से जा रहा था। मध्याह्न का समय, सूरज सामने आ गया था, क्योंकि खाने के समय में अभी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा अवशेष था और एक घूमे जा रहा था। पर जैसे ही पेड़ के नीचे ये खड़ा रहकर उस अट्टालिका को देखने लगा तो गवाक्ष में से एक सेठानी केशव को ही देख रही थी। केशव का ध्यान जैसे उस सेठानी के ऊपर गया, सेठानी की ललाट की रेखाओं को पढ़कर केशव ने कहा कि जरा आप नीचे आइए। सेठानी नीचे आई और केशव तोते की तरह उसका वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ बताने लगा। और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई सेठानी के बारे में कि सेठानी के अलावा और भगवान के अलावा तीसरा कोई जानता ही नहीं था। सेठानी बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि वाह महात्मन, आप तो भगवान के रूप हो। उसने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और ये भाग्य की रेखाओं को पढ़ना मैं जानता हूं। जो कुछ तुम्हारे बारे में मैंने कहा वो मैंने अपनी विद्या से ही सीख कर कहा है, दूसरा मुझे कुछ नहीं मालूम।
पर सेठानी बड़ी प्रभावित हुई। उसने 50 स्वर्ण मुद्राएं लाकर ब्राह्मण देवता के पुत्र केशव के झोली में डाल दी। केशव बड़ा खुश हुआ और आते आते यह भी अत्यंत स्वादिष्ट भोजन की सामग्री लेकर पहुंच जाता है। चारों मित्र खाते हैं। अब बारी थी चंद्रभान की। चौथा दिन सभी ने कहा कि चंद्रभान आज तो तुम्हारी बारी है। चंद्रभान को विश्वास था, हां आज मेरी बारी है। देखते हैं मेरे प्रभु, मुझे उनके ऊपर तो विश्वास है, आज मुझसे क्या करवाते हैं और मैं क्या कर सकता हूं। अनेक विद्याओं का जानकार था चंद्रभान। शस्त्र विद्याएं भी अच्छी तरह से आती थी, पर शिकार उसने जानबूझ के कभी खेला नहीं था और वो नहीं चाहता था कि मैं शिकार करके लाऊं और इन सबको खिलाऊं। वो सभी प्राणियों को भी आत्मवत समझता था। अहिंसा परमो धर्म इस सिद्धांत को मानने वाला था, समझने वाला था, आचरण करने वाला था। चल पड़ा। विशालगढ़ की उस नगरी के अंदर, राजधानी के अंदर उसने प्रवेश किया। मध्याह्न का समय हो गया। सोच रहा था, मैं क्या करूं। माधव ने तो मेहनत करके लकड़ियां इकट्ठी करके बेच दिया, उसने उधर पोषण करवा दिया। चाणक्य ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या व्यापार किया। ब्राह्मण देवता का बेटा केशव ने भी भाग्य रेखा पढ़कर सबको संतुष्ट कर दिया, भोजन से तृप्त कर दिया। आज मेरी बारी है, पर मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो ऊपर वाला मुझसे क्या करवाना चाहता है। इतने में इसी उहापोह में था, विचार विमर्श कर ही रहा था स्वतः से। झुंड का झुंड राजकीय वस्त्रों को धारण किए हुए लोग आगे आगे हथिनी चल रही है, सूंड के अंदर माला लेकर, और पीछे पीछे प्रजा चल रही है। ये सोच ही रहा था ये सब क्या हो रहा है। इतने में नजदीक आकर हथिनी ने माला सूर्यभान के छोटे भाई चंद्रभान के गले में डाल दी। सूर्यभान ने तो राज्य हड़प लिया था, पर चंद्रभान ने उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था और उसे विशालगढ़ का राजा बनने का यह मौका मिल गया। क्योंकि वहां की प्रजा की यह धारणा थी कि राजा की हथिनी जिसके भी गले के अंदर ये वरमाला डाल देगी वही हमारा राजा रहेगा। क्योंकि राजा की मृत्यु हुए 7 दिन हो गए थे और कोई भी योग्य राजा मिल नहीं रहा था। राजा निसंतान था। 7वें दिन इस हथिनी ने चंद्रभान के गले में माला डाली थी। बड़े ठाट बाट के साथ उसी हथिनी के औधे के ऊपर बिठाकर जय जयकार करते हुए चंद्रभान को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया गया। इधर ये तीनों मित्र सोच रहे कि आखिर चंद्रभान गया कहां, अभी तक क्यों नहीं आया। अरे कोई बात नहीं, हम समझते हैं कि उन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया, वे तो राजकुमार, हमने भी उनको क्यों भेज दिया। तीनों की तीनों मित्र चंद्रभान की खोज के अंदर निकल पड़े। इन्होंने भी कुछ खाना ही नहीं खाया, पर घूमते रहे। चंद्रभान का कहीं पर भी नामो निशान नहीं। इधर राशि ठाट बाट के साथ, यज्ञ हवन के साथ चंद्रभान का राज तिलक कर दिया जाता है। दूसरे दिन ये तीनों मित्र राज दरबार में पहुंचते हैं रपट लिखाने के लिए, न्याय मांगने के लिए कि हमारा मित्र चंद्रभान कहीं खो गया है। पर जैसे ही राजा के सामने पहुंचते हैं, चंद्रभान को देखकर तो ये हतप्रभ हो जाते हैं कि महाराज चंद्रभान तुम,
चंद्रभान ने भी उनको देखा कि इतना सब कुछ जल्दी में हुआ, आज ही मैं तुम्हें उस सराय से यहां पर बुलाने वाला था, पर तुम स्वयं ही आ गए। हम तो यहां पर राजा से न्याय मांगने के लिए आए, खोजने के लिए। हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। आखिर हमने सोचा कि राजा को विनंती करेंगे कि इस तरह से चंद्रभान नाम का हमारा मित्र इस नगरी के अंदर खो गया है, पर यहां तो आप तो स्वयं राज सिंहासन के ऊपर अधिष्ठित हो। चंद्रभान ने कहा, मैंने कहा था ना, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, वो सब कुछ एक दिन सही करता है। अरे करने वाले हम कौन हैं? करता धरता तो सिर्फ और सिर्फ वही है। बस हमें सिर्फ अधिकार है कर्म करने का, फल देने का हक उसको दे दिया गया है। अब चारों मित्र गले मिलते हैं। राजा चंद्रभान समस्त प्रजा को अपनी आप बीती सुना देता है। प्रजा और गदगद हो जाती है कि देखो, हमारे महाराज तो साक्षात राजवंश के हैं। हमें ऐसा ही राजा चाहिए था, ऐसा ही न्यायप्रिय चाहिए था, ऐसा ही प्रजा वत्सल राजा चाहिए था। जय जयकार करते हैं फिर से। और चंद्रभान अपने माधव को कहता है कि माधव, तुम सचमुच में बहुत कड़ी मेहनत करने वालों में से हो, तुम्हें मैं अपना सेनापति बनाता हूं। व्यापारी पुत्र चाणक्य को कहते हैं कि तुम सचमुच में बुद्धि के निधान हो, मेरे राजकोष को किस तरह से अभिवृद्धित करना ये काम तुम्हारा, क्योंकि तुम बुद्धि के निधान हो। चाणक्य को वे राजकोष की कुंजी समझा देते हैं, राजकोष के अधिपति बना देते हैं। केशव जो कि ब्राह्मण पुत्र थे, वे कहते कि आज से तुम मेरी इस नगरी के और माननीय राजपुरोहित हो। तीनों मित्र खुशी खुशी अब वहां पर ही विशालगढ़ के अंदर अपने मित्र चंद्रभान के साथ रहने लगते। उनको भी राज के ठाट बाट के साथ में राजमहल के अंदर ही समुचित व्यवस्था कर दी जाती है। चारों मित्र साथ में रहते। दोस्तों, कहने का आशय है, मेहनत, बुद्धि, भाग्य और विश्वास, चारों अलग अलग बातों को मानने वाले थे। एक मेहनती था, एक बुद्धि का निधान था, एक भाग्य को जानने वाला था, भाग्य को पहचानने वाला था, भाग्य को बताने वाला था, और चौथा था भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला राजकुमार। चारों ने अपनी बात को किस तरह से सिद्ध करते हुए इस कहानी को एक सुंदर सा मोड़ दे दिया, जो कि सोचा भी नहीं था ये कहानी इस तरह का रूप धारण कर लेगी। दोस्तों, सचमुच में ऐसी नित नई कहानियां आप सुनना पसंद करते हो तो प्रति गुरुवार को आपके सामने ठीक 9 बजे मैं लाइव आता हूं। जैसे कि लाइव चल रहा है आज की कहानी का, आपको ये कहानियां सचमुच में अच्छी लगती है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है दोस्तों, इस कहानी को तो लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस लिंक को फॉरवर्ड कीजिए। साथ साथ एक बात जरूर कहूँगा, कमेंट बॉक्स के अंदर छोटा सा अभिमत आप जरूर अभिव्यक्त कीजिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले। और कुछ नहीं लिख सकते हो तो राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा, ये भी भगवान का ही नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।